जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते समय सीख रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, किस अप्रोच के साथ एग्जाम में सॉल्व करें क्वेश्चन, ताकि हम कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर ले। एग्जाम हॉल में लोगों में होता क्या है, वो कॉन्सेप्ट तो जानते हैं लेकिन उनसे कम समय में बड़े बड़े कैलकुलेशन को नहीं कर पाते हैं। तो उन कैलकुलेशन को कैसे कम करेंगे, जब हम कुछ सेट का प्रैक्टिस करेंगे तो इस दौरान आप सीख जाइएगा। यदि आप पीछे का क्लास देखे होइएगा तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां जाके आप पीडीएफ लीजिएगा और एक बार खुद से बनाइएगा। बनाने के बाद देखिएगा कि जो चीज क्लास में सीखे वही अप्रोच एग्जाम में हम लगा पाते हैं या नहीं। तो बिना वक्त बर्बाद किए आज का सेट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। व्यास दे दिया 56 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 18 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है बेसिक फॉर्मूला पर, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला लगा के उतना गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। अब कहिएगा कैसे बनाएंगे? तो जब भी मेंसुरेशन 3D का प्रश्न आए आपके सामने तो आपका काम क्या है, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा। क्योंकि मेंसुरेशन 3D के मैक्सिमम प्रश्न जो भी होंगे वहां पाई आता है और पाई का मान 22/7 है और बोल दिया पाई का मान 22/7 लीजिए। तो लास्ट में मेरा आंसर वही आएगा जो 11 का गुणज होगा। अब 11 का गुणज चेक कैसे करेंगे? तो एक एक अंक करके जोड़ लेंगे और फिर उनका अंतर करेंगे। अंतर यदि 0 या फिर 11 का गुणज आ जाए तो कहेंगे वो संख्या 11 से कटती है। तो अपना पहला ऑप्शन आप चेक कीजिएगा तो क्या कहिएगा, 6 3 9 और 8 1 9। 9 और 9 का अंतर 0 आ गया, मतलब ये संख्या 11 का गुणज है। और इस ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो 8 3 11 और 8 1 9। 11 9 का अंतर तो 2 आया, ये 11 का गुणज नहीं है। इस ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो 6 3 9 और 0 8 8 होगा, अंतर 0 या 11 नहीं आया, ये भी ऑप्शन 11 का गुणज नहीं है। और लास्ट ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो 8 1 9, ये भी 11 का गुणज नहीं था। केवल एक ही ऑप्शन वैसा था जो 11 का मल्टीपल था, तो आप बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को बना लेते। अब कहिएगा सॉल्व करते तो क्या करते? तो सॉल्व करना भी हार्ड नहीं था। क्या पूछा गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? आप कहिएगा 2 पाई RH, 2 पाई और RH सबका मान आप रख लीजिएगा। तो 2 के स्थान पर 2 रखिएगा और पाई के स्थान पर 22/7 और R कैसे निकालिएगा? तो आपका व्यास है 56 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसका आधा होगा यानी 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है, कितना ऊंचाई है? तो 18 सेंटीमीटर। अब वहां पर भी अगर बेसिक से करने गए तो इतना गुना भाग को कम कैसे करेंगे वो सीखिएगा। सबसे पहले तो आप 7 से काट लीजिए, 4 बार में कटेगा। अब 22 दूनी क्या हो जाएगा? 44 और 44 को 4 से गुना कर लीजिएगा तो 176 और गुने 18। अब 18 को 176 से गुना करना तो आसान नहीं है। हम अब ये चेक करने चल जाएंगे कि मेरा आंसर जो भी आएगा वो 18 का गुणज आएगा यानी 9 का भी गुणज होगा। तो चेक करते ऑप्शन में तो केवल यही ऑप्शन 9 का भी गुणज था। कहिएगा 6 3 9 8 1 9। यदि अंकों का योग 9 का गुणज आ जाए, 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटती है और केवल पहला ऑप्शन ही ऐसा था जो 9 से कट रहा था। यदि इन सब तरीका का प्रयोग आप एग्जाम हॉल में करने लग गए तो आप कम समय में क्वेश्चन कर लीजिएगा। इतना लंबा लंबा गुना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका अगर कॉन्सेप्ट मालूम होता तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये करने लायक क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा? 10%, 15%, 20% वाली क्रमिक छूटों के लिए
एकल छूट बताइए। अब एक छूट 10% है, एक 15% है, एक 20% है, तो ये लगभग कहां तक जाएगा? सबको जोड़िएगा भी ना तो ये 45 हो रहा है। ये कभी 388% छूट होगा और 3% छूट होगा। यहां दे रहा है 0.388% होगा। ये किसके पास होगा? 38.80 के पास होगा। अब बेसिक से कैसे निकाल लेंगे, किस मेथड से इसको हम निकालेंगे? तो तीन अलग अलग छूटों के लिए एकल छूट निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है आपका। वो फॉर्मूला क्या है? उसी फॉर्मूला के प्रयोग से हम निकालेंगे एकल छूट के लिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं ना, तीन अलग अलग छूट हम मानते हैं कि एक्स वाई जेड हो। तो फॉर्मूला आपका ये है कि एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला आपका क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों को जोड़ देना है, फिर माइनस दो दो का गुणनफल यानी एक्स वाई वाई जेड, और प्लस में क्या करेंगे? जेड एक्स, और बट्टा में क्या लिखना है? तो 100 लिखना है, और फिर प्लस है, फिर प्लस में क्या करना है? तीनों का गुणनफल एक्स वाई जेड, और बट्टा में 10,000, यानी 1 पर 4 वो 0। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो प्रतिशत लगा के आंसर कर लीजिएगा। तो सॉल्व भी आसानी से कैसे करेंगे, इतना लिखना नहीं है। तो तीनों को जोड़िए, तो कहिएगा तीनों को जोड़ेंगे 25 20 45, तीनों को जब जोड़िएगा तो 45 आ जाएगा। उसके बाद आपको माइनस लगाना है। अब दो दो का गुणनफल करना है, गुना करके लिखना नहीं है, मन में ही गुना कर लेना है दो दो का। तो पहले इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 150, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 300 यानी 450, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 200 यानी 650। 650 में जब आप 100 से भाग दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? माइनस में 6.5, और प्लस में फिर तीनों का गुना करना है ना। तो तीनों को जब गुना कीजिएगा तो यहां गुना कीजिएगा 20 को जब 10 से तो 200 होगा। 2 0 नीचे काट देगा, ऊपर में बचा रहेगा 2, और 15 को 2 से गुना कीजिएगा तो 30/100, और 30/100 को 3/10 लिखेंगे यानी 0.3। जब सबको गुना करके 10,000 से भाग दे लीजिएगा तो 0.3 आएगा, और ये आंसर तो आपका प्रतिशत में आएगा ना। अब 45 में से 6.5 को आप घटा लीजिएगा तो 38 क्या आएगा? 5 आ जाएगा, और 38.5 में आप 0.3 को जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आप कहिएगा 38.8% आंसर आपका आने वाला था। कहां था? 38.8%। ये तो फॉर्मूला के प्रयोग से किए, और ऑप्शन को देख के भी आपको बता दिए कि ऑप्शन देखते और कॉन्सेप्ट जानते तो एक छूट है 10%, एक 15%, एक 20%, तो वो कभी भी 388% नहीं होगा, 3% भी नहीं होता, और 0.38 भी नहीं होता। सबको जोड़े तो 45 आया, तो 45 के आसपास होगा, 5-10 इधर 5-10 उधर, लेकिन इतना कम इतना ज्यादा तो नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याएं 5-9 के अनुपात में है, उसका लघुत्तम समावर्तक कितना है? तो कहिएगा 405 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या जब भी अनुपात में दिया हो तो आप अनुपात में एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि रियल में आपको एलसीएम मालूम है 405 है, तो आप 9 और 5 का अनुपात में एलसीएम निकालिए। तो आप कहिएगा 9 और 5 का एलसीएम अनुपात में 45 होगा। तो अनुपात 45 का मान आप कितना कहिएगा? अनुपात में 45 एलसीएम और रियल में 405, तो उसके बराबर कर लेंगे। अब अनुपात 1 निकालिएगा तो अनुपात 1 का मान 9 होगा, 45 से उसमें भाग दीजिएगा तो अनुपात 1 का मान 9 आ गया। आपसे क्या पूछा गया? संख्या बताइए। तो फर्स्ट संख्या अनुपात में 5 है, तो 9 5 45 और 9 9 81, दोनों संख्या क्या रहा होगा? 45 और 81। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई के स्थान पे बोला 22/7 लीजिएगा। तो आप ये बताइए कि आपको त्रिज्या मालूम है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है, तो कैसे आकृति को हम बेलन कहते हैं? सबसे पहले बेलन को समझिए। तो एक देखिएगा, आपके सामने एक पेपर मोड़ के लाया गया है। ये जो पेपर है ना, ये ऐसे रखा हुआ है तो ये बेलन है। ये क्या है?
वेलन है, और इसका साइड वाला जो भाग है ना, ये सब साइड वाला, वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और ये साइड, इस साइड एक वृत्त बन रहा है, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल को मिला देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। तो आप क्या कहिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। R का मान दे रखा है, वहां से H निकालेंगे, लेकिन आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है, H नहीं निकालना है। एग्जाम हॉल में देखिएगा तो तुरंत आप H निकालने चले जाइएगा, लेकिन अपना थोड़ा सा बुद्धि आप लगा लीजिएगा। तो आप क्या कहिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई RH का मान क्या दे रखा है, 2 पाई RH का मान वो दे रखा है 2 पाई, और RH का मान कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा 3520 दे रखा है। अब हमसे पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, आप कहिएगा 2 पाई R और इनटू में R प्लस H है। अब इसको थोड़ा सा आप गुना कर लीजिएगा, इसको जब गुना कर लीजिएगा तो 2 पाई R स्क्वायर और प्लस में H से गुना हो जाएगा 2 पाई R, तो क्या बच जाएगा 2 पाई RH। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो गो वृत्त का क्षेत्रफल आप जोड़िएगा तो वो क्या निकलता है, टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के स्थान पर तो आपको मालूम है, इसका मान निकालिएगा तो 2 गुने और पाई का मान 22/7, R के स्थान पे 7 और स्क्वायर है तो 7 गुने 7, और प्लस में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो कहिएगा 3520, यहां रख लीजिएगा 3520। अब आप बताइए, यदि आप ऐसे सोचते तो आपको ऊंचाई निकालना पड़ता। क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि बच्चा ऊंचाई निकालने जाए और वहां पे वो अपना समय बर्बाद करे, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए ऊंचाई निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 7 से 7 को काट लीजिएगा तो 22 सत्ते 154, और 154 को 2 से गुना कीजिएगा तो 308, 308 में फिर 3520 को जोड़िएगा तो 3828। कहां है 3828, आपके ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीके से आप यदि सवाल करने लग गए इस अप्रोच के साथ, तो आप समझिएगा अब मेरा सिलेक्शन होगा। ये सब चीज, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट आपके अंदर तभी डेवलप भी होगा जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एक एसी कार का अंकित मूल्य, यानी एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 है। दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस टाइप का प्रश्न आपको बताया गया था कि छूट देने पर भी लाभ हो तो हम सीपी से एमपी का रेशियो निकालते हैं, और ये प्रश्न मैक्सिमम सेट में आता है, 1-2 सेट बीच करके आपसे पूछा जाएगा। कभी रेशियो पूछ लेगा, कभी क्रय मूल्य से विक्रय एमपी अंकित मूल्य का तुलना करवा देगा। यहां पूछा गया यदि कोई छूट ना देंगे तो कितना लाभ होगा। तो सबसे पहला मेरा क्या काम है, सीपी से एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी बोले तो क्रय मूल्य और एमपी बोले तो मध्य प्रदेश नहीं, अंकित मूल्य समझना है, मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला क्या था, 100% और माइनस में डी बोले तो डिस्काउंट परसेंट, और नीचे क्या लिखते हैं 100% और प्लस में प्रॉफिट परसेंट। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्काउंट आपका कितना है, तो आप कहिएगा डिस्काउंट 12% है, 100 में से 12 घटाइएगा तो क्या बचेगा 88 बच जाएगा। और लाभ कितना हुआ 10% हुआ, 100 में 10 को जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। अब ये 22 से कट रहा है ना, तो 22 चौके और 22 पंचे, ये 4 बार में कटेगा 88 और 110 5 बार में कटेगा। अब 4 से 5 क्या आया, तो आपका क्रय मूल्य आया 4, ऊपर क्रय मूल्य है, नीचे अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य आया 5। अब क्वेश्चन में कहा यदि कोई छूट नहीं देंगे, मतलब अंकित किए हुए हैं 5 रुपया लेकिन उसको खरीदे थे 4 रुपया में, अब छूट नहीं देंगे, वही अंकित मूल्य 5 पर बेच देंगे तो कितना लाभ होगा, तो कहिएगा 4 में खरीदे थे और 5 में बेच देंगे तो 1 का लाभ होगा किस पर, 4 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना 1/4 आपका क्या होगा 25%। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होता तो ये क्वेश्चन 8 से 10 सेकंड का था, 8 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप बना लेते।
आपको कहे हैं ना कि आप केवल इस क्लास में बने रहिए, सभी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस आपको करवा दिया जाएगा एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ। वो अप्रोच, जिस अप्रोच के साथ एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाए तो कम समय में आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का गणना कीजिए। ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन भुजा जो आपस में 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। वर्ग में भी चारों भुजा बराबर, लेकिन वर्ग में सब कोण 90 डिग्री का बनता है, लेकिन समचतुर्भुज में दो भुजा आपस में 90 का कोण नहीं बनाते हैं और इनका भी चारों भुजा बराबर होता है। इनके क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का? तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, यह 1/2 और विकर्णों का गुणनफल यानी d1 गुने d2। तो एक विकर्ण आपको क्या दिया है 6 और एक विकर्ण दिया है 7, तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल बट्टा में 2। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जाता है रीता घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाती है। किस चाल से? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि वह कार्यालय से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटती है तो उसकी औसत चाल। अब रीता कार्यालय जाती है, कार्यालय से घर आती है, तो दोनों दूरियां क्या है बराबर है, और दोनों दूरियां को वो एक बार 40 के चाल से और एक बार 60 के चाल से तय करती है। तो जब भी दो दूरी बराबर हो और आपसे औसत चाल पूछा गया हो तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप लगाइएगा। वो फॉर्मूला क्या है 2xy, जाने का चाल गुने आने का चाल और बट्टा में x प्लस वाई। अब 2xy के स्थान पे x के जगह क्या रखेंगे? तो 2 गुने जाते समय किससे गया 40 से और आते समय कहिएगा 60 से और नीचे में 60 प्लस 40 तो हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो को आप काट लीजिएगा तो 4 क्या कहते हैं 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 8, 8 को 6 से गुना कीजिएगा तो 48। आपका आंसर क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या था 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। यह प्रश्न केवल देखने में लंबा है और इसका ऐसा एक तरीका आपको बता देंगे रेशियो वाला, उस तरीका से आप क्वेश्चन को कीजिएगा 12 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो लगेगा कि इसको बेसिक से करने जाएंगे, एक पेज का सोल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं। इसका एक रेशियो है और वो रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या कहा गया, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी वो क्रय मूल्य से 20% अंकित कर दिया ज्यादा, तो अगर उसी में बेच देगा तो उसको 20% लाभ होगा। फिर आगे कहा गया लेकिन अपने ग्राहक को चालाकी करने के लिए वह, यानी अपने ग्राहक से चालाकी करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी प्रदान करता है। वो पहले तो 20% ज्यादा लिख दिया है और ग्राहक को कह रहा है कि हम आपको 10% का छूट दे रहे हैं, और एक दोषपूर्ण वजन का भी प्रयोग करता है जिसका वजन 1 केजी के लिए 800 ग्राम होता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन में ओवरऑल वो कहा है कि हम पहले सामान को 20% अधिक अंकित कर दिए और फिर बोल रहे हैं कि 10% छूट दे देंगे, और हम फिर बेईमानी भी कर रहे हैं, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहे हैं। तो ये बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न जब भी आए तो आपको रेशियो लगाना है, और रेशियो कैसे लगाना है, जिस जिस केस में उस दुकानदार को लाभ होता हो वहां रेशियो कम से ज्यादा लिखेंगे तो उसको लाभ होगा। जिस जिस केस में दुकानदार को लाभ हुआ वहां रेशियो कम से ज्यादा, और जिस केस में उसको नुकसान हुआ हो वहां रेशियो ज्यादा से कम। तो फर्स्ट केस में वो 20% अधिक अंकित किया तो फर्स्ट केस में उसको क्या हुआ होगा, तो फर्स्ट केस में उसको लाभ हो गया होगा। 20% अधिक किया तो 5 से 6 का रेशियो बना लेंगे। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है
1/5, तो 5 पर 1 लाभ होगा, तो 5 का सामान 6 में बिकेगा। और सेकेंड केस में वो क्या क्या 10% का छूट दिया ना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 पर 1 रुपया छूट देगा, तो 10 का सामान कितना में दे देगा, 9 में दे देगा। और क्या किया लास्ट बार में, वो 800 के स्थान पर 800 के यानी 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, तो फिर उसको लाभ हुआ हो गया। कैसे कहिएगा, देना था 1 केजी और दिया 800, तो उसको लाभ होगा। तो लाभ होगा तो रेशियो कम से ज्यादा, यानी 800 अनुपात 1000, 200 से काटा कुटी कर लेंगे तो 4 अनुपात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कम से ज्यादा लिखेंगे, जैसे लिखना था 800 और अनुपात में क्या लिखते 1000 और काटा कुटी करते तो आपका क्या आ जाता 4 से 5। अब इन सबको जब आप गुना कर लीजिएगा ना, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा फाइनल क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो आएगा, और आप आसानी से बता दीजिएगा कि फाइनल कितना लाभ हुआ होगा। तो जब गुना कीजिएगा तो इस साइड 5 रहेगा, उस साइड 5 रहेगा, तो इस 5 से इस 5 को पहले ही काट लेते हैं। अब 2 से इसको अगर काटिएगा तो 2 बार में, और यहां काट लीजिएगा तो 3 बार में, जो कटेगा उसको काट लेंगे। अब 2 बचा और यहां 10 बचा, तो 10 दूनी 20, और फिर उस साइड आपका क्या बचेगा 9 तिया 27, यानी आपका क्रय मूल्य था कितना 20, विक्रय मूल्य आया 27। कितना का लाभ हुआ, तो आप कहिएगा 7 का लाभ हुआ। किस पर हुआ है, तो 20 पर हुआ, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, और 7/20 आपका क्या हो जाएगा 35%। कहाँ था 35%, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या था 35%। ये क्वेश्चन जो है ना केवल देखने में बड़ा है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, और इसका सही कॉन्सेप्ट आपको अगर मालूम होता तो इसका कितने लाइन का ये सॉल्यूशन था, 3 लाइन ये लिखना था और गुना करके आप आंसर कर देते। और ये 3 लाइन लिखने में आपको ज्यादा से ज्यादा, यदि आपको प्रतिशत पता होता तो 5 सेकंड लगता, उससे ज्यादा नहीं लगता। क्वेश्चन पढ़ने में जो भी समय लग जाए, लेकिन इसका सलूशन करने में 12 से 15 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच जाते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 13,200 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। मानते हैं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य x रुपया होगा और वो 12% छूट देता है, मतलब 88% पर देता है, तो 88/100 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, और 88/100 को आप काट लीजिएगा ना, तो आपका 22 क्या आ जाएगा 25 आएगा। 88/100 को काटने पर यह आपका विक्रय मूल्य आया, और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, तो कहिएगा आप विक्रय मूल्य रुपया 13,200 के बराबर है। अब थोड़ा सा और काटाकुटी खेलिएगा तो 22 छक्का 132, यानी 6 बार में ये आपका कट गया, और 2 जीरो बैठा लीजिए और 25 को 600 से गुना कीजिएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 25 छक 150, और 150 पर 2 जीरो, यानी अंकित मूल्य कितना होगा 15,000। कहाँ था 15,000, आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था 15,000। अब अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को अगर नियम से करने जाइएगा तो थोड़ा सा समय लेगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के मदद से कीजिए। अब ऑप्शन के मदद से कैसे करेंगे वो सीखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया ना LM का रेशियो 2:7 है, MN का रेशियो 3:4 है, और NK का रेशियो 14:5 है, तो LMNK का मान क्या होगा। अब सबसे पहले चेक कीजिए L और M को। यहां L है और यहां M है, यहां N है, K है, यानी ऑर्डर में ही है। जो पहले दिया वो पहले है, जो बाद में दिया वो बाद में है। तो आपसे क्वेश्चन में दिया कि L और M का रेशियो 2:7 है, तो किस में देखिए तो L और M 2:7 है, तो कहिएगा इसमें देखेंगे तो LM 6:21 है, ये 2:7 बन जाएगा, ये भी आपका 2:7 बन जाएगा, ये भी 2:7 बन जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। LM चेक किए तो 3 ऑप्शन ऐसा हुआ जो 2:7 क्या हुआ आपका बन गया। इस दोनों को जब देख रहे हैं ना तो देखिए आप 3 से काटिएगा तो 2 और 3 से काटिएगा तो 7, यानी L और M का रेशियो 2:7 बन रहा है। फिर M और N देखिएगा तो 3 और 4 होना चाहिए, तो किस जगह 3 और 4 है, तो इस जगह कहिएगा। इन दोनों को जब देखेंगे ना किसको M और N को, तो 3 1 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इस जगह देखिएगा किसको, तो आप कहिएगा M और N को, तो 1 और 2 है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा।
इस जगह देखिएगा तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ 3 और 2 है। और इस जगह देखिएगा किसको, तो m और n को 21:28 है, 7 से काटिएगा तो 3 4 होगा, यहाँ भी पास कर गया। और फिर n k को देखेंगे तो 14:5 है, यहाँ n k को देखिएगा तो 28 और 10 है, 2 से काटिएगा तो 14 और 5 होगा। ऑप्शन से देख के जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर दिया वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें आपका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये प्रश्न आपसे तभी बनता जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होता। आप कहिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहा गया 24 का क्यूब, 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, 27 का क्यूब, सभी को जोड़ेंगे। पहला नंबर तो 24, 25, 26, 27 का क्यूब याद होता नहीं है। याद आप कितना तक रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 तक, और उसके बाद सभी का क्यू करके जोड़ के क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। तो इसके लिए रूल है। अब रूल क्या है कि जब भी लगातार संख्या का क्यू हो, अब लगातार संख्या बोले तो गैप समान होना चाहिए, जैसे 1 का अंतर है तो 1 का, 2 का अंतर है तो 2 का, यानी एपी में संख्या होना चाहिए। यहां आप देखिएगा तो 24 है, फिर 25 है, फिर 26 है, फिर 27 है, यानी सब जगह गैप 1 1 का है, यानी 1 का अंतर है। तो ये लगातार संख्या है, और लगातार संख्या का क्यू करके जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो भी आएगा ना, वो जो भी आएगा वो इन सभी लगातार संख्या के योग से कटता है। अब कहिएगा हम कैसे मानेंगे, तो एक एग्जाम्पल आपको हम दे के समझाते हैं कि 1 का क्यू कीजिए और प्लस में 2 का क्यू कीजिए और फिर आप 3 का क्यू कीजिए, तो सभी का क्यू करके आप जोड़िएगा तो 1 और प्लस 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27, इन सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा, कहिएगा 36 आएगा। 36 जो आया ना, ये संख्या क्या था, 1 था, 2 था और 3 था, तो इन तीनों का योग कीजिए तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 से कट रहा है ना, तो बिल्कुल कट रहा है। अब इसी में आप 4 का क्यू जोड़िएगा तो 64, और 36 में 64 को जोड़िएगा तो 100 आया, और सबको फिर जोड़िएगा तो 3 3 6, और अगला संख्या 4 लिए थे तो 10, 100 भी 10 से कटा ना। तो क्या सीखे कि लगातार संख्या का क्यू हो तो वो सभी संख्या के योग से पूरा पूरा कट जाती है। अब कोई पूरा पूरा कट जाती है तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में आइएगा ना तो 24, 25, 26 और 27 को जोड़िएगा तो 102 आएगा। अब इसका रिजल्ट जो भी आएगा क्यू करने के बाद, जितना बड़ा नंबर जो भी आए वो इन सभी के योग से कटेगा। तो इन सब का योग कितना आएगा, आप कहिएगा 24 और 25 49, और 26 कीजिएगा फिर 27 को जोड़िएगा तो 102 आ जाएगा। तो यानी 102 से कट जाएगा। अब 102 से पूरा पूरा कटा तो शेष क्या बनेगा, 0 बनेगा। कहां था 0, ऑप्शन नंबर डी में। केवल आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता तो ये 2 से 3 सेकेंड का क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट क्या था कि लगातार संख्याओं का क्यू करने के बाद जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट उन संख्याओं के योग से अवश्य विभाजित हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। ए 12 दिनों में कार का 2/5 भाग करता है, यानी एक के लिए 5 काम होगा ना, तो वो उसका 2 काम करने में 12 दिन लेता है। तो 1 यूनिट काम करने में 6 दिन और 5 यूनिट काम करने में 30 दिन। तो ए पूरा काम अपना कितना दिन में करता होगा, तो आप कहिएगा 30, और डी के स्थान पर डी लिख देते हैं। अब आगे कहा गया बी उसी का 7/8 भाग काम करने में 21 लेता है, यानी 8 में से 7 काम करने में बी को 21 लगा, तो एक काम करने में बी को 3 समय लगता होगा, और 8 का निकालेंगे तो 8 त्रिक 24, यानी बी अपना पूरा काम करने में कितना समय लेगा, तो कहिएगा आप 24 दिन लेगा। और फिर आपसे क्या पूछा गया है, दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे। अब सबसे पहले तो आप टोटल काम निकालिए। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, कहिएगा 30, और 24 का एलसीएम आपका 120 होगा, यानी टोटल काम आपका 120 है। अब ए का क्षमता निकालिए। ए को पूरा काम करने में 30 दिन लग रहा है और टोटल काम 120 था, तो ए का क्षमता कितना होगा, तो ए प्रत्येक दिन 4 काम करता होगा, प्रत्येक दिन 4, तो इसका क्षमता 4 है। क्षमता को घेर के लिखेंगे।
फिर आगे बी है, बी को 24 दिन लग गए 120 काम करने में, तो बी का क्षमता कितना होगा, कहिएगा 5 क्षमता से काम करेगा। अब कहा गया दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 5 9 के क्षमता से काम करेंगे और काम तो 120 ही रहेगा, तो कितना समय लग जाएगा, आपसे समय पूछा गया तो समय निकालने के लिए कार में आप क्षमता से भाग दीजिए तो 120 काम और दोनों मिलेंगे तो 9 क्षमता से काम होगा, काट लीजिएगा तो 40/3 दिन लग जाएगा। कहाँ है 40/3, तो कहिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या था 40/3। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जानते तो क्वेश्चन बहुत कम समय का है। क्वेश्चन में कहा गया 77.5 रुपये प्रति केजी की दाल को 83.5 रुपये प्रति केजी की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 80 रुपये प्रति केजी वाला परिणामी मिश्रण प्राप्त हो। ये कॉन्सेप्ट होता है एलिगेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं ना, दो अलग अलग सामान यानी दो अलग अलग वस्तु और एक वस्तु एक जगह, दो अलग अलग होगा और उन दोनों को मिलाने पर क्या रेट आया वो आपको मालूम रहेगा। अलग अलग के लिए एक का रेट कहा गया 77.50 है, 77.5 है, और एक के लिए 83.5 है यानी 83.5 है। पूछा जाता है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 80 हो जाए, तो मिश्रण को आप 20 में लिख लीजिएगा बीच में। अब किस अनुपात में मिलाए ना, वो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो दो डटीर आप देख रहे हैं ना, ये दो लाइन आपको जो दिखा ना, ये लाइन सबसे पहले इस लाइन पे अगर आते हैं तो इस लाइन पे आपको कौन कौन मिल रहा है, तो कहिएगा 83.5 है और 80 है। तो इस लाइन पर जो जो मिला उसका अंतर करके इसके नीचे में लिखिएगा। तो 83.5 में से 80 घटाइएगा तो 3.5 आएगा, तो 3.5 को आप यहाँ लिखिएगा। फिर अनुपात लिखना है। अब इस लाइन पे कौन कौन है, इस लाइन पे तो कहिएगा इस लाइन पे आएंगे तो 77.5 है और 80 तो दोनों के लिए कॉमन था, तो इस लाइन पे 77.5 और 80 है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे, 80 में से 77.5 को घटाएंगे तो 2.5 होगा। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 35/25 बचेगा और काट लीजिएगा तो 7 अनुपात क्या आएगा 5 आएगा। कहाँ है 7 अनुपात 5, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था 7 अनुपात 5। ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है कि जब दो अलग अलग मान और उसका औसत मान यानी संयुक्त मान मालूम हो तब हम एलिगेशन लगा के रेशियो निकालते हैं कि किस अनुपात में उस मात्रा को मिलाए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपया 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 72 रुपया है, वार्षिक ब्याज दर बताइए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे बना लेंगे। तो जब भी 2 साल का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस में 2 साल का अंतर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, PR² और बट्टा में क्या करना है P गुने R², P गुने R² और बट्टा में 100 गुने 100। इस फॉर्मूला पे बैठा के आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो अंतर कितना है कहिएगा 72 है, और ये फॉर्मूला कब लगेगा जब समय 2 वर्ष हो, यानी T के लिए कितना होना चाहिए, समय आपका 2 ईयर होगा तब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, और समय जब 3 ईयर होगा तो उसके लिए दूसरा सा फॉर्मूला है। अब इसके स्थान पे 72 लिखिए। P का मान कितना है तो कहिएगा P का मान तो 5,000 है, उसके स्थान पर 5,000 लिखिए। R आपको निकालना है तो R का स्क्वायर और बट्टा में 100 गुने 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले आप काट लीजिए, फिर 50 से काटिएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 72 को 2 से गुना कीजिएगा तो R² आपका क्या आ जाएगा, R² 144 आएगा। R का मान निकालिएगा तो 12। अब R रेट होता है तो प्रतिशत लगा देंगे। कहाँ है 12%, आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या था 12%। केवल ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए था कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है P गुने R² बट्टा में 100 गुने 100 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान तक गया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। यदि इस यात्रा में 2 घंटे का समय लगता है
तो वह स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्या पूछेगा ना कि वो दूरी एक दूरी था, जिस दूरी को वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया और उसको टोटल समय 2 घंटा लगा, तो वो दूरी आप बताइए। तो दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है आपका। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि चालों का गुणनफल, चाल कितना है कहिएगा 20 गुने 30, चालों का गुणनफल, और बट्टा में चालों का क्या करना है, तो चालों का योगफल। अब चालों का योग क्या होगा, तो 20 और 30 50 हो जाएगा। चालों का गुणनफल बट्टा में चालों का योगफल और गुने में कुल समय कितना लगा, तो 2 घंटा। अब इसको काटा कुटी आप कर लीजिएगा, तो 1 0 से 1 0 काट लीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 6 बार में 6 दूना 12 और 12 दूना 24। कहाँ है 24, आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था 24। ये तो एग्जाम में बनाने के लिए हो गया कि आपको यदि फॉर्मूला मालूम है कि चालों का गुणनफल बट्टा में चालों का योगफल और गुने में समय का योगफल, तो एग्जाम में आप उस फॉर्मूला से बना लेंगे। और इस फॉर्मूला से यदि आप बनाते हैं तो आपको कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करना होगा, इतना तो आप कर ही लीजिएगा। 600 होगा और 600 में 50 से भाग देंगे तो 12, 12 दूना 24, 2-3 सेकंड में आंसर कर लीजिएगा। और इसका बेसिक क्या है, बेसिक से अगर बनाते हैं तो हम बेसिक से मानते हैं कि ये दूरी क्या होगा, कहिएगा दूरी x था और वो किस चाल से गया, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और उसी दूरी को आते समय किससे आया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो दूरी में चाल से भाग देंगे तो पहला समय यानी जाते समय का समय, और वही दूरी को 30 से आया तो आते समय जो समय लगा, और इन दोनों समय का योगफल कितना है, तो कहिएगा 2 घंटा। अब यहां से आप x का मान सॉल्व करके निकालिएगा ना, तो बेसिक से भी आप बनाते हैं तो कम समय में x का मान 24 निकाल लेते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा भिन्न का लॉस लेके, तो आपका आंसर क्या आएगा 24 आएगा। या तो आप वैसे बनाइए ध्यान में है तो, अगर वो ध्यान में नहीं है तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाइए कि दूरी में चाल से भाग देंगे तो पहला समय, प्लस फिर आते समय दूरी में चाल से भाग देंगे तो दूसरा समय, और कुल मिलाकर कितना समय लगा, तो 2 घंटा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेशन कैसे इजी करे वो आप सीखिएगा। कैसे करते, 15% और 6% कर्मिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9588 है। यानी 2 छूट दिया है, एक 15% एक 6%, तब उसका विक्रय मूल्य 9588 है। तो अंकित मूल्य बताइए। मानते हैं कि अंकित मूल्य x रुपया है, उस पर 15% छूट दिया, मतलब 85% पर दिया, प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100 आएगा, तो 85/100 और उसको काट लेंगे तो 17/20। हालांकि आपको ये 85% 17/20 होता है, ये मालूम होना चाहिए। अब आगे फिर 6% छूट दिया, तो 6% छूट देगा यहां से, तो इसके 94% पर देगा, और 94% हटेगा तो फिर 94/100 होगा, और काटा कुटी खेलिएगा तो 47 क्या हो जाएगा आपका 50 होगा। अब यही आपका विक्रय मूल्य आया, और ये विक्रय मूल्य कितना है, तो कहिएगा 9588। अब इस कैलकुलेशन को कैसे कम करते वो सीखिएगा। तो आप गुना कीजिएगा 20 को 50 से तो 1000 होगा, यानी आंसर में 3 जीरो आएगा। तो कहां 3 जीरो था, ऑप्शन नंबर सी में क्या था 3 जीरो। अब काटा कुटी भी आप कीजिएगा ना, तो ये पूरा 12 बार में कटता, और ये गुना होके 3 जीरो तो आना ही था, केवल एक ही ऑप्शन था जहां 3 जीरो था। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहा गया है, 15% और 6% कर्मिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9588 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब मानते हैं कि अंकित मूल्य x रुपया होगा, उस पर 15% हम क्या किए, छूट दिए, तो 85% पर बेचे, और 85% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 85/100 होगा, काट लेंगे तो 17/20 होगा। और 15% डिस्काउंट देने के बाद 6% का एक और छूट दिए, तो अब इसका 94% पर दिए, तो 94/100 और 2 से काटेंगे तो 47/50 हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 9588 लिख देंगे।
अब काटने के बाद ऊपर से ऊपर आप काटिएगा, 17 गुने 47 को गुना करके जितना बार में भी कटे, लेकिन आंसर करने के लिए ना 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे आंसर। कहिएगा कैसे? तो आप ये बताइए, 20 को जब आप 50 से गुना कीजिएगा तो 1000, और 1000 में 3 जीरो आएगा ना, तो ये 3 जीरो तो लास्ट में इससे गुना होगा। ये इससे कितना बार में भी कटे, लेकिन 3 जीरो तो लास्ट में आना ही आना है। तो कौन सा ऑप्शन में 3 जीरो था? ऑप्शन नंबर बी में केवल ऐसा था जहां 3 जीरो था। ये भी आपका आंसर नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता। अब कहिएगा गुना करके काट के बताइए, तो 17 से काटिए पहले, तो 17 एकम 17, 17 अट्ठे क्या 17 पच्चे, इसको काटिएगा 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, फिर बचेगा 2, ये 10 और उतरेगा 8, फिर 17 छक्के 102, 6 बचेगा, 17 चौके 68, यानी 564 बार में काट लिए। अब 47 से इसको काटिएगा तो ये 12 बार में आपका कट जाएगा। तो 12 को अब 1000 से गुना करना है, x बराबर क्या लिखिएगा? 12 गुने 1000। इसीलिए आपको बोले थे कि कटे कितना भी बार में, जैसे यहाँ 12 बार में कटा, लेकिन 1000 से गुना तो होगा ही होगा। तो 3 जीरो आंसर के लास्ट में होगा, तो 3 जीरो केवल एक ही ऑप्शन वैसा था जहां 3 जीरो था। यदि आप ऐसे एग्जाम हॉल में करने लग गए तो आप पाइएगा कि अवश्य कम समय में आप क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, AB 5:1 है, यानी AB का अनुपात 5:1 है, तो 3A + 4B 3A - 4B का मान क्या होगा? इसमें A का मान 5 दिया, B का मान 1 दिया, उसी मान को आप यहाँ पे रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जब मान को रखिएगा तो 3 गुने A है ना, तो 3 गुने A के स्थान पर 5 लिखेंगे, प्लस 4 गुने B है तो B के स्थान पर 1 लिखेंगे। फिर अनुपात है आपका 3 गुने A, तो 3 और गुने A के स्थान पर 5, और माइनस में 4 गुने B के स्थान पर 1 लिखेंगे। 5 तिया 15 4 19, और फिर अनुपात में क्या कहेंगे? 5 तिया 15 और -4 तो 11। कहाँ है 19:11? तो आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 19:11। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा किराया पर खर्च करती है और शेष का 1/3 हिस्सा भोजन पर खर्च करती है, जबकि 40 रुपये अन्य खर्चों के लिए रखती है, यानी 40 रुपया फिर भी वो बचा लेती है। तो रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है? तो साप्ताहिक वेतन मानते हैं कि इसका x रुपया होगा, और वो 5/8 खर्च करती है, तो कितना बचाती है? कहिएगा 3/8 बचाती है। यदि टोटल 8 होगा तो वो 5 खर्च कर ली, तो 3 बचा, किसका? 8 का, तो वो 3/8 बचाती है। अब ये शेष वेतन उसके पास इतना रहा, अब इस शेष का वो 1/3 खर्च करती है, तो बचाती कितना होगी? 2/3 बचाती होगी। ये टोटल उसका बचत होगा, और ये बचत किसके बराबर है? तो कहेगा 40 रुपया के बराबर है। ये 3 से 3 को काट लीजिएगा, फिर 2 से काटिएगा, यहाँ आपका 4 होगा, 40 को 4 से गुना करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 160। कहाँ है 160? तो आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 160। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजू एक पुराना मोबाइल 3200 रुपया में खरीदता है और 800 रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 4800 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब मोबाइल को खरीदा तो 3200 में, क्या लाभ का गणना हम 3200 पर करेंगे? तो नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि वो 800 रुपया उसके मरम्मत पर लगाया, तो टोटल लागत उसके लिए क्या आ गया? 4000, यानी 4000 उसका लगा और 4800 में बेचा, तो 800 का लाभ पर आया ना। तो 800 का वो लाभ प्राप्त किया, किस पर किया? तो 4000 पर, क्योंकि 400 उसका 800 उसका खर्च हुआ था मरम्मत पर। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, ये आपका क्या आएगा? लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा? तो कहिएगा 800 बट्टा में 4000 है, काटेंगे तो 1/5 होगा, और 1/5 आपका क्या होता है?
20% होता है। आप कॉन्सेप्ट केवल मालूम रखते तो ये सब प्रश्न सभी बच्चे करते हैं एग्जाम में। 2 से 3 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को करने में, जब बोर्ड पे आएगा पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है तो वो संख्या क्या है। मानते हैं फिर संख्या x होगी और उस x का 40%, तो 40/100 यानी 2/5 का इसका फिर कितना 15%, तो 15/100 करेंगे, काट लेंगे तो 3/20 होगा। ये किसके बराबर है, तो 30 के बराबर है। आपसे पूछा गया वो संख्या कौन सी होगी, तो काटा कुटी कीजिए, 3 दूना 6 और इस 6 से काट लीजिएगा इसको तो 5 बार में। कोई दिक्कत कहिएगा बिल्कुल नहीं। अब 5 को 20 से गुना कीजिएगा तो 100, 105 से फिर गुना होगा तो x बराबर आपका क्या आया 500, यानी वो संख्या क्या होगी 500 होगी। कहाँ था 500, ऑप्शन नंबर डी में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त साथी के बीच शेयर करें। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका पीडीएफ जो है आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।